विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बांट रहे हैं उजाले वरिष्ठतम चरित्र अभिनेता पद्म भूषण अवतार कृष्ण हंगल यानी A.K. हंगल की यादों के। यादें अभिनय के महासमुद्र में गोताखोरी के हुनर की। यादें चरित्र को पूरी तरह आत्मसात कर लेने की कला की। जब भी कोई कंगना बोले। चरित्र अभिनेता A.K. हंगल के साथ यादें चरित्र को हूबहू पर्दे पर उतार देने के फन की। आ गया आज तो बड़ा। आज सुनिए A.K. हंगल पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह हंगल साहब आजादी के पहले स्कूल के नाटकों के जरिए स्वाधीनता के कामों में जुटे रहे। रेडियो नाटक भी किए, पकड़े गए तो लाठियां भी खाई, और हाँ, टेलरिंग और कटिंग का काम भी चलता रहा जो रोजी रोटी का जरिया था। अब आगे की कहानी A.K. हंगल की जबानी। उन दोनों में तो आजादी की लड़ाई बड़े जोरों पर थी। 40 में हम कराची में 1940, 7 साल के बाद तो आजादी मिलने वाली थी। तो वह गर्म था, सब मामला गर्म। आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, परसों वो हो रहा है। हमने वहाँ भी ड्रामे शुरू कर दिए। काम भी करता था, शाम को ड्रामे भी करता था। ड्रामे का बेहद शौक था। और पेशावर में मैंने ब्रॉडकास्टिंग किया था। ब्रॉडकास्टिंग में किया था महाभारत और चंद्रगुप्त में पेशावर में किया। महाभारत में मैं कृष्ण और नारद दोनों का काम किया, और चंद्रगुप्त में पेशावर के रेडियो में। फिर कराची आया तो कराची में भी हमने रेडियो में उन्होंने हमको बुलाया 14 अगस्त को। तो हमने वहाँ ड्रामा किया रेडियो पे, जैसा मैं बता चुका हूँ पहले। बहरहाल अभी वहाँ कुछ बरस काटे कराची में। और कराची में उस वक्त बहुत आग लगी थी आज़ादी की लड़ाई की। नेवी वालों की म्यूटनी हुई थी जो समुद्र में फौजें हमारी, तो उन्होंने हड़ताल कर दी थी। बड़ी गोलियां वाली चली। हम भी बाजार में गए गोलियां वाली झंडा लेके था। जब तक मैं कम्युनिस्ट बन चुका था। अच्छा हंगल साहब, आप बम्बई की तरफ कब रुख किया आपने? मैं बताऊंगा आपको कि ये अभी मैं ये जो 14 अगस्त था मैं वहीं था। मैंने आपसे कहा ना, एक ड्रामा भी किया था हमने, बेकास उसका नाम था। टेंट लगे हुए थे। रेडियो के अलावा स्टेज पर भी ड्रामे करते थे, मगर संग संग के मूवमेंट का जो काम था, फ्रीडम मूवमेंट, वो भी करते रहते थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी की भी यही लाइन थी कि भाई लड़ो। तो उसके लिए हम जुलूसों में शामिल होते थे। तो गोली बोली सब चलिए, हम बच गए। पेशावर में भी बच गया गोली से, तो इसमें भी बच गया। तो फिर मैंने देखा आज़ादी मिल गई 14 अगस्त कराची में, पाकिस्तान में। तो हम भी सड़क पे खड़े थे, हमने देखा जिन्ना और माउंट। वो दिन भी मुझे याद है जब पार्लियामेंट में जिन्ना साहब ने कहा कि नाउ दैट वी हैव अचीव्ड पाकिस्तान, हिंदू विल सीज टू बी हिंदू, मुस्लिम विल सीज टू बी मुस्लिम पॉलिटिकली। तो बड़ी अच्छी बात कही, मैं उन्होंने ये कही। तो फिर हमें कुछ आसबंदी कि यार यहाँ रहा जा सकता है पाकिस्तान में, अगर ऐसा लीडर का ख्याल है कि सब इक्वल हैं, बराबर है सब, तो फिर तो कोई डर की बात नहीं है। बहरहाल मैं आ भी नहीं सकता था इंडिया, क्योंकि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में मैं शामिल हो गया। 2-3 यूनियंस का मैं प्रेसिडेंट था, उनके लिए लड़ रहा था। उनकी संडे भर पगार मिलना चाहिए, हक की लड़ाई, हक की 15 दिन की छुट्टी साल में होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब यूनियंस में ये तो भेद। उन दोनों ये भी नहीं था। आज तो मजदूर तारीख बहुत आगे बढ़ी हुई है। उन दोनों में ये संडे भर पगार नहीं। और मैं जहाँ नौकरी करता मुझे सब कुछ मिलता था।
मेरे नीचे जो काम करते थे उनको कुछ नहीं, उनके लड़ा बड़ा एक ये नौकरी भी गई, फिर बुरी हालत। इस बीच में क्या हुआ कि हम पकड़े गए, मांगे ज्यादा कर दी थी शायद, उसमें हम पकड़े गए। अब उनको मालूम था कि ये कम्युनिस्ट भी है, आज़ादी की लड़ाई में भी लड़ता है, ट्रेड यूनियन में भी लड़ता ही है, इसको पकड़ के अंदर करो। तो मुझे पकड़ लिया उन्होंने, मैं 2 साल जेल में रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अब मेरी बीवी बच्चा वहीं थे और दोस्त मेरे सब चले आए थे इंडिया। तो फिर एक और बात है, इन दोनों क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का एक मुआहदा एग्रीमेंट हुआ कि जो कैदी जेल में है, हिंदू कैदी उधर जो है वो इंडिया आ जाए, मुसलमान कैदी जो इंडिया में है वो पाकिस्तान चले जाए। ये एग्रीमेंट हुआ, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स। तो हमको एक दिन आके सुप्रीडेंट बोला, गेट रेडी, टुमारो यू आर गोइंग टू इंडिया। अरे तुमने हमसे तो पूछा नहीं, कैसे इंडिया, हम नहीं जाएंगे। नो देयर इज एन एग्रीमेंट। उनका होता रहा है, हमने भी पढ़ा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, मैं वहां मंगवाता था जेल में पाकिस्तान में, पैसे भर देते थे मेरे दोस्त, और जेलर वाले दूसरे जो खतरनाक खबर होती थी उसको एडिट कर देते थे और मुझे देते थे। उसमें एग्रीमेंट जो था पूरे का पूरा था इंडिया और पाकिस्तान का। उसमें लिखा था कि द प्रिजनर हैज टू बी कंसल्टेड, कैदी से सलाह करनी, तुम जाना भी चाहते हो कि नहीं, तुम शहर छोड़ना भी चाहते हो कि नहीं, उसमें ये लिखा हुआ था। उन्होंने मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैंने कहा आपने हमसे पूछा ही नहीं, हम जाना भी चाहते हैं इंडिया के नहीं। वो अंग्रेज था, एक एंग्लो इंडियन था एक, यस वी हैव ए पॉइंट। तो हम नहीं आए साहब, सब कहने अरे तुम बड़े बेवकूफ हो, अपना इंडिया चले जाओ खुश रहोगे। हमने कहा ये सवाल खुशी का नहीं, सवाल उसूल का। यहाँ मैं पैदा हुआ इस मिट्टी पे, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? तकलीफ होती रहा, तकलीफ लोगों ने जाने दे दी अपने उसूल के ऊपर, हमने क्या किया, 2 साल जेल ही तो काटी। सो इस तरह से। लेकिन फिर क्या हुआ, जेल में बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन काट लिया कैसे भी करके। और फिर हमको हमारे लीडर जो थे मुसलमान थे, वो सारे बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने हमको, वो भी जेल में थे, उन्होंने हमको कहा भैया तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तुम जाओ इंडिया। एक तो तुम माइनॉरिटी के हो, दूसरा तुम कम्युनिस्ट हो, तीसरा पता नहीं और कुछ बोला, ये तीनों चीजें तुम्हारे। हाँ, तीसरा तुम बड़े सेंसिटिव आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट का दिल बड़ा कमजोर क्या, नर्म होता है, नर्म यानी ज्यादा भावुक होते हैं। तो तुम यहाँ कैसे रहोगे, तुम जाओ, कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे तुम डर के चले गए, हमने तुमको ऑर्डर किया जाओ। हमारे लीडरों ने बोला, जब जैसे उन्होंने बोला मैंने फौरन बोल दिया उनको। दूसरे दिन उन्होंने 12 घंटे का नोटिस देके मैं इंडिया आ गया, पानी के जहाज से। पैसे तो थे नहीं, सिर्फ 20 रुपए थे मेरे जहाज। अब मेरी आपको जानना चाहिए कि मेरी वहां भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, घर किराए का था। यहाँ भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, घर किराए का, मेरा अपना नहीं है। आप पूछेंगे इतना कमाया, इतना किधर गया? भाई ये मत पूछिए कि किधर गया। मेरे काम ऐसे थे कि उसमें मैं खर्च करता था दूसरों के लिए। एक गाना, जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या लिए। तू जिए दिल जमाने के हैं, तो बहुत असर आप पे रहा और आधी से ज्यादा जिंदगी उसी में गुजरी। पर आपके परिवार का भी इसमें सहयोग था, और कैसे, क्या कुछ परिवार की बातें हमें बताएं। परिवार का क्या बेचारों ने बहुत सख्ती भोगी। मैं जब 2 साल जेल में था, वहाँ जिस एरिया में उससे पहले आपकी शादी हो गई थी? शादी तो बचपन में हो गई थी, उन दिनों में बचपन में ही शादी हुआ करती थी। आपकी भी बचपन में हुई होगी। तो खैर मजाक करता हूँ मैं। जल्दी हो गई थी तो लड़का भी हो गया था, बच्चा एक ही लड़का मेरा अब तक। हाँ, वो दोनों माँ बेटे कराची में ही थे, मैं जेल में था। उनको भी दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत दुख साहब, पूछे। और वो मोहल्ला जो था वो उन लोगों का था जो इंडिया से मार खा के वहाँ पाकिस्तान गए थे। जैसे हिंदू वहाँ से मार खा के यहाँ आए, मुसलमान यहाँ से मार खा के पाकिस्तान गए। ये तो था, दोनों का दोस्त था। तो वो जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वो मोहल्ले सब मुसलमान आ गए थे, यहाँ से मार खा गुस्से में
जो मार खाएगा गुस्सा तो होगा। जैसे वहां से हिंदू आए तो उनको गुस्सा था, उन्होंने सांप्रदायिकतावादी पार्टियां बना ली थी यहाँ जो आए थे। तो यहाँ से मुसलमान जो गया वहाँ उन्होंने सांप्रदायिकतावादी पार्टियां बना ली। तो वो बड़ा मोहल्ला हुआ। हमारी वाइफ जेल में मिलने आती थी, कहती थी बड़ा ऐसा मामला है बड़ा। कल की एक दफा किसी ने हमला भी किया तो हम बिल्डिंग वालों ने कहा था मुसलमान कि इस घर पे हाथ नहीं रखना, इस घर वालों को कुछ बोला तो हमारी लाश पर से जाओगे। और फिर मेरा काम भी ऐसा था कि मैं सबके लिए काम करता था, हिंदू मुसलमान सब। मेरे दिमाग में कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, आज भी नहीं, उस वक्त भी नहीं था, कभी होगा। कला के क्षेत्र में गए कि कुछ, तो यहाँ किस तरह से अपनी जिंदगी शुरू की? कमाई का जरिया क्या था आपका? अभिनय करते थे या कोई खास और प्रोफेशन आपने अपना बनाया? तो साहब हम कराची से पानी के जहाज से इंडिया आ गए, बम्बई आ गए। तो बम्बई जो आ गए तो यहाँ हमने ढूंढा काम, पहले कटिंग का जो हम प्रोफेशन था मेरा, ढूंढ के अच्छी पगार लग गई चर्च गेट पर। यहाँ बड़ी फर्म थी एक, 500 रुपये महीना पगार उस जमाने में। हाँ, क्योंकि वो सिंधी थे, जानते थे मुझे कराची से। तो वो मेरे जैसा कटर मुश्किल से मिलता था उनको। तो हमने शुरू कर दिया, कपड़े वपड़े बनवाए। कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, जूता किसी और का पहन के मैं आया हुआ था यहाँ। बहुत तकलीफ, बहुत कपड़े बनवाए, ये किया वो किया। अब घर कहाँ रहे, कर्जा लिया, घर एक किराए का लिया, वो लोगों ने लूट लिया किराए का घर। कहने लगे कि तुम्हारा है ही नहीं, तुम कैसे रह सकते हो उसमें, तो फलाने का ठीरे का। ऐसा करके बहुत, एक घर दूसरा घर। परिवार लेके आए थे साथ में? हाँ, साथ में लेके आया ना। उनको मैंने कहता था मैं जाने वाला हूँ अभी इंडिया, तैयारी तुम बिस्तरा बांध के रखो। तो इस तरह से मैंने कटिंग काम शुरू कर दिया, साथ ही साथ ड्रामों का काम। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा से जुड़े गए, उसमें मैं जुड़ गया। मैं जानता था इप्टा को, पहले से ही जानता, बलराज सानी वगैरह को मैं जानता था, वो इप्टा में थे। तो मैंने यहाँ इप्टा का काम शुरू कर दिया, ड्रामा वगैरह। लेकिन इप्टा टूटा हुआ था यहाँ इस वक्त, क्योंकि पार्टीशन हो गया था, लोग इधर के खटपट इधर से उधर, उधर से उधर जा रहे, तो इप्टा लगभग टूट चुका था। तो फिर हमने शुरू किया दूसरे दोस्तों के संग मिलके, और शुरू कर दिया। साथ ही साथ अपनी नौकरी करी। तो मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे छोड़ देता था दुकान। उनको बहुत बुरा लगता था कि ग्राहक तो शाम को ही आता है। उन्होंने मुझे नोटिस दे के निकाल दिया, कल क्या ऐसा नहीं चलेगा। वो मेरी नौकरी भी गई, अब क्या करूं, ये ड्रामा कर लो, ये नौकरी कर लो। और तीसरी बीमारी और लग गई, पॉलिटिक्स की। यहाँ उस वक्त बड़ा मूवमेंट चल रही थी, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, हम उसमें शामिल हो गए। मतलब शुरू से ही आप आंदोलनकारी रहे? क्योंकि ये जायज उनका हक तो था जी, हक जायज था। क्योंकि ये फैसला हुआ था कांग्रेस ने किया था, जब आज़ादी मिल जाएगी तो हम ये भाषावार राज्य रचना करेंगे। तो भाषावार राज्य रचना नहीं करी, 10 बरस गुजर गए तो शोर मचा। तो फिर ये हुतात्मा चौक है ना, गोलियां चली थी जी, हम भी उसमें शामिल थे, तो उसमें भी शामिल। फिर गोवा की फ्रीडम स्ट्रगल का सवाल उठा, उसमें तो हमें गोली लगी थी। ये हॉस्पिटल है चर्च गेट पर ही, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जी, उसमें मेरा दाखिला है गोली का। तो हम तो बहुत ही हिस्सा लिए, बहुत आंदोलनों में, तो उससे कड़क हो गया। फिर दूसरा काम कैसे ढूंढा जब वो नौकरी आपकी चली गई? तो खुद अपना शुरू किया, किसी जगह छोटी सी जगह लेकर। अच्छा चला? अच्छा, अभी तक बीमारियां और लगी थी तो क्या चलता, चला एकदम गुजारा। अच्छा, फिर फिल्मों में कैसे आए, वो कहानी? फिल्मों में ऐसा, जब मैं इप्टा में आया, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, तो ये भी बिखरा हुआ था सारा, ये हमने शुरू किया। तो यहाँ मैंने ड्रामे किए, तो ड्रामों में लोग देखने आते हैं। हमारे एक हिंदी का ड्रामा एक ही था, मराठी के भी थे, लेकिन मुझे मराठी तो आती नहीं, तो हमारा मराठी ग्रुप भी था यहाँ ड्रामे का। मैं चूंकि हिंदी जानता, मैं हिंदी ग्रुप में शामिल हो गया, करता रहा। लोग देखते थे, मुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस था ड्रामे का, कहाँ से, पेशावर से शुरू किया हुआ। तो डायरेक्टरों ने देखा इधर उधर हमको,
तो कहने लगे कि तुम सिनेमा में आ जाओ, फिल्मों में आ जाओ, तुम्हारा जो काम है बड़ा नेचुरल है और फिल्मों में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस किस्म के एक्टिंग की ज़रूरत है। और मुझे जोर दिया ऋषिकेश मुखर्जी ने, आप बेचारे गुजर गए। मैं गया उनको देखने में, मैं बहुत रोया। मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका संबंध था और पहली पिक्चर उनके संग मैंने गुड्डी करी थी जी, जया बच्चन के। तो फिल्में बनी तो चलने लगी, पॉपुलर हो गया, तो फिर फिल्में आती रही। फिर हमने नौकरी वोकरी छोड़ दी, टेलरिंग की, कटिंग की, और फिर काम मिलने लगा फिल्मों में, तो यही शुरू हो गया फिल्मों में ही। अच्छा, पहली फिल्म कौन सी थी, याद है कुछ? मेरे ख्याल में गुड्डी थी। नहीं, 66 में तीसरी कसम में थे आप। हाँ, तीसरी कसम, उसमें हमने किया, राज कपूर का बड़ा भाई था और वो फिल्म पूरी बड़ी देर से बनी और जब बनी तो उन्होंने मेरा रोल ही काट दिया उसमें से, पता नहीं क्यों काटा, को मुझे कोई जानता नहीं था, जरूरत नहीं काट दिया। आजकल तो कोई काट के देखे। अच्छा, मगर वो फिल्म पर बनी नहीं, या बनी है क्या? बनी। दूसरी शागिर्द थी। शागिर्द, तो शागिर्द में मुझे लोगों ने पहचाना नहीं, पहचान मुझे नहीं मिली जी। मुझे पहचान मिली गुड्डी से। जया बच्चन के संग बेटी थी मेरी, तो बड़ा अच्छा लगा लोगों के। और जया भी बड़ी खुशी हुई, उसका हमारा काफी मेल हो गया। फिर हमको गुड्डी के संग, जया बच्चन के संग और फिल्में मिलने लगी। और ऋषिकेश मुखर्जी कि हर फिल्मों में आप होते थे। हाँ, और वो मुझे बहुत उनके जाने से बहुत दुख हुआ, बहुत ही। मैं अभी गया था अस्पताल उनको देखने, लीलावती हॉस्पिटल में, तो मुझे कहते थे मुन्ना, वो बावर्ची में मेरा नाम मुन्ना रखा हुआ था, मुन्ना आ गया, लिख कर दिया, क्योंकि आंखों में उनके आंसू थे, बोल नहीं पाते थे, ट्यूब्स लगी थी इधर उधर ट्यूब्स सारा। फिर मैंने भी लिख के कि हाँ मुझे जल्दी अच्छे हो, एक फिल्म डायरेक्ट करो, ये करो, खुश किया उनको। बहुत ही दुख हुआ मुझको उनके जाने से। ज्यादातर लोग जब फिल्मों में आते हैं तो वो हीरो बनना चाहते हैं और कि जिससे उनका खूब नाम हो, वो सब में जाने जाएं। तो आप जिस उम्र में फिल्मों में आए, तो उस वक्त कैसे मैं हीरो बनता? बुढ़ापे में कोई हीरो बनाएगा हमको? तो वो मैं यही जानना चाहती हूँ। करेक्टर एक्टर शुरू से आप रहे, तो इतनी देर में आप फिल्मों में आए, इसका आपको अफसोस नहीं है कि पहले आता तो शायद हीरो बनता? पहले आता तो हाँ शायद हीरो बनता, मगर हमें जो लड़कियां मिली हैं, बेटियां, वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ, मतलब सच्ची बोलता हूँ, ये बहुत मुझे। अभी थोड़े दिन पहले मैं जयपुर में शूटिंग कर रहा था और ये लड़की थी, पहली पिक्चर की मेरे साथ थी, बहुत मशहूर हो गई, जो अमेरिका शादी करके गई है, माधुरी दीक्षित। ये भी बम्बई आ रही थी, मैं भी बम्बई आ रहा था, ये कोयला पिक्चर बना के आ रही थी। अच्छा। मैं पता नहीं कौन सी, तो हम एयरपोर्ट में मिल गए, मेरे हाथ में बैग था, इसने छीन लिया मेरे हाथ से। मैंने कहा नहीं, यू आर अ सीनियर एक्टर एंड यू आर अ वेरी गुड एक्टर, नो यू कांट। वो ऊपर तक ले गई प्लेन के, रख कर फिर अपनी सीट पे जाके बैठी। तो मुझे तो बहुत, मैं खुश हूँ कि जितनी लड़कियां मिली, अच्छी थी, स्वभाव की अच्छी, शक्ल सूरत की अच्छी, और हर तरीके से फिल्म में रोल अच्छा। ये थी, राखी मिली, रेखा मिली, अमिताभ बच्चन में क्या नाम था उसका, जया भादुरी मिली, और सत्यम शिवम सुंदरम वाली कौन थी, जीनत अमान मिली। ये सब मेरी लड़कियां बन चुकी हैं। मतलब आपको इस बात का कोई अफसोस नहीं रहा कि अगर आप जल्दी आते तो हीरो बनते और अच्छी अच्छी हीरोइन आपके साथ होती? अभी अच्छी बेटियां मिली हैं। अच्छा, जब आप फिल्मों में आने लगे, तो जब आपको रोल मिलने लगे, जब आप अपने को देखते थे, नाटक में तो आप देख नहीं पाते थे अपने को, मतलब दर्शक ही देखते थे, पर जब आपने अपने को देखा तो अपनी कला का मूल्यांकन किस तरह किया? लोगों ने किया, मैं क्या करता, लोगों ने पसंद किया, मतलब कुछ बात तो होगी। और स्टेज के ऊपर मेरी शुरू से आदत है, मेरा जो स्टाइल है, देखिए मैं शोले बहुत मशहूर हुआ, बताऊंगा कैसे मैंने किया। और मैं स्टेज पे जब काम करता हूँ तो मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ, जैसे मेरे सामने बैठी हुई है।
तो उनके चेहरे के हाव भाव, मेरे चेहरे के हाव भाव का असर उन पर पड़ता है। तो मैं देखता हूँ तो वो इंटरेक्शन हो जाता है, तो उससे मेरे काम में बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है। ये मेरा तरीका है, तो इसने मुझे मदद करी क्योंकि मेरा स्टाइल वैसा, और मेरा स्टाइल जो एक्टिंग का है वो साइको टेक्निक है। साइकोलॉजिकली मैं अपने रोल को परखता हूँ जी, एक एक सेंटेंस को परखता हूँ, एक एक पैराग्राफ को परखता हूँ, उसका मतलब जानता हूँ, उसका दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, वो बोला तो मुझ पे क्या। तो ये मेरा बोलते वक्त क्या है कि अंदर एक चीज चल रही होती है कि क्या कहूँ उसको, ये कहूँ या वो कहूँ, ये कहूँ या वो कहूँ। तो इसमें मेरा एक नेचुरल आदमी, हर आदमी के संग ऐसा होता है, हर आदमी एक्टर नहीं बन सकता ना। तो आप जैसे जो डायलॉग्स आपको लिखे हुए मिलते हैं या जो, तो उसमें आप अपने हिसाब से कुछ फेर बदल करते हैं या जैसे डायरेक्टर कहता है वैसा करते हैं? नहीं, डायरेक्टर जैसा कहता है वैसा करते हैं, लेकिन अपना भी कुछ लगाते हैं उसमें। और क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टर बड़ी चीज है फिल्म में, स्टेज पर तो एक्टर बादशाह। एक दफा ऐसा गुड्डी कर रहे थे हम, गुड्डी, तो मुझे ऋषिकेश जी ने कहा, मुखर्जी ने, हांगल साहब आप स्टेज के बादशाह हैं, हम जानते हैं आपके प्लेन है, इधर मैं बादशाह हूँ फिल्म में, डायरेक्टर बादशाह। मैंने कहा मुझे मालूम है फिल्म में डायरेक्टर्स मीडियम एंड स्टेज इज एक्टर्स मीडियम। तो क्या फर्क समझते हैं आप स्टेज और फिल्म में अपनी एक्टिंग को लेके? देखिए जी, मेरा स्टेज पर जो काम होता था वो भी स्टेज ही नहीं होता था, यानी बनावटी जिसको बोलते हैं, लाउड ये नहीं था, तो फिट हो गया है इसमें। तो वो स्टेज पे जब से लाउड बोलता है आदमी तो आत्मा खत्म हो जाती है, समझे? मैं आत्मा को संग लेके बात करता हूँ और लाउड नहीं होता, इसलिए वो नेचुरल होता है, इसलिए लोगों को पसंद आता। आप देखिए मेरी टेबल भरी पड़ी, 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है, इस उम्र में मुझे आते हैं, फैन मेल आती है, तो कुछ तो बात होगी। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि स्टेज और फिल्म में आपको अभिनय करने में कोई फर्क नहीं लगता? मुझे कोई फर्क नहीं लगता, सिर्फ जो सिचुएशन पोजीशन जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी बंदी हुई, आदमी बंधा हुआ होता है थोड़ा, एक में इधर न जाए, एक आधा फुट उधर न जाए, आउट हो जाएगा उससे, स्टेज से फोकस आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क। एक गड़बड़ ये होती है कि फिल्म में एक साथ काम नहीं होता, टुकड़े टुकड़े में होता है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। हाँ, तो आज फिर सोचना पड़ता है, ये किया था मैंने, वो ये। गुड्डी का कोई खास अनुभव फिल्म का, जया भादुड़ी के साथ जो आपने फिल्में करी? अरे हाँ, गुड्डी का ऐसा हुआ कि मुझे जब ऋषिकेश जी ने बुलाया, मैं वहां गया सेट पर गया, तो ऋषिकेश एक लड़की बैठी थी कोने में, स्कूल की किताबें बगल में रख के, और उसका फ्रॉक पहना हुआ था और खाकी रंग के कपड़े स्कूल के होते हैं ना, यूनिफॉर्म पहने होगी, कोई बैठी हुई थी। तो ऋषिदा ने कहा कि इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं। अरे ये गुड्डी तुम्हारी बेटी ये बने। अरे मैंने कहा ये बनेगी, ये क्या काम करेगी, इतनी सी चूई सी थी वो और बगल में किताबें हैं। मगर साहब जो उसने काम किया मेरे संग, पता लगता सच में बाप बेटी है। और ये रिश्ता लंबा बना था? काफी देर तक रिश्ता। मैं जहाँ भी किसी दूसरे शहर में जहाँ अगर मेरे संग कोई लड़की हो तो ऑटोग्राफ लेते थे, कहते थे जी बच्चन जी का, जय का भी ऑटोग्राफ दिलवा, बेटी का अपनी। अरे बेटी नहीं है भाई मेरी, नहीं है, आप कैसे बोलते हो? नहीं। अच्छा। ऐसा बहुत अच्छा। कितनी फिल्में की उनके साथ आपने? 3-4 फिल्में करी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बावर्ची की। हाँ, बावर्ची में भी थी ये गुड्डी जी। हाँ। तो उसका कोई खास अनुभव रहा उस फिल्म का? बावर्ची का अनुभव को खास तो नहीं है, हमारे भी बाप थे उसमें। हाँ। पर क्या नाम था उनका? हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वो घर एक बनाया था, घर, वो घर में तीन भाई रहते थे, उन 3 बीवियां थी। तो बड़ा अच्छा था बिल्कुल ही। मैंने कहा भाई ऋषिदा से, ऋषिदा ये तो कोई जॉइंट फैमिली की लगती है फिल्म, ये सब भाई इकट्ठे रहते हैं, बीवियां हैं, ये आजकल तो जॉइंट फैमिली टूट रही है। आप क्यों
कहने आप ठीक बोलते हैं, मैं दिस विल बी द लास्ट फिल्म ऑन जॉइंट फैमिली। आई नो जॉइंट फैमिली टूट रही है, मगर इसके बाद मैं दूसरी जॉइंट फैमिली पर नहीं बनाऊंगा। कि आपने अच्छी हीरोइन के साथ हीरो बन के तो काम नहीं किया, पर बेटियां बहुत सुंदर सुंदर थी आपकी फिल्म में। तो अभी तो ये जया भादुड़ी की हमने बात की। अब राखी के आप बहुत सी फिल्मों में आपने उनके फादर का रोल किया। हाँ, राखी अच्छी है, वो भी शक्ल सूरत की भी अच्छी है और काम करने की भी बहुत अच्छी है। सभी थी जिनका जीनत अमान कम थी क्या? जी। रेखा वो भी कम थी क्या? रेखा के साथ किसी फिल्म का अनुभव? मुझे याद नहीं रहा। मद्रास में करी उसके, यहाँ भी करी, एक दो मद्रास में करी उसके संग। अच्छा। तो आपको किसी खास अभिनेत्री के साथ कोई खास आपका कोई घटना ऐसी हो? घटना तो मेरी किसी के संग नहीं हुई। नहीं, किसी फिल्म को लेके कोई खास अनुभव? फिल्म को लेके भी ऐसे भी वैसे भी कोई घटना नहीं हुई। अच्छा। तो अपना काम किया और चले आ गए। मेरा किसी फिल्म वाले से कोई ऐसी मिलना जुलना नहीं है। अच्छा, ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, इनके साथ भी आपने काम किया। हाँ। इनके साथ काम करने का कोई आपका अनुभव रहा हो जब ये शुरू में फिल्मों में आए? हाँ, मैं उस वक्त मैं चल रहा था फिल्म में। सात हिंदुस्तानी में मैं भी था। जी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि तब आपका कैसा अनुभव रहा? अनुभव बात ही नहीं हुई। मैं देखता था पतला सुकड़ा सा एक लड़का है, मैंने कहा ये क्या एक्टर बनेगा। तब तो किसी को अनुमान भी नहीं था कि ये सदी के नायक बन जाएंगे। भी नहीं होगा अनुमान। फिर एक दो फिल्में और गई ऐसी बीच में जो अमिताभ को कोई चली नहीं खास, तो हम चल रहे थे। आप तो चल रहे हैं अभी भी? अभी पता नहीं। मैं अपने रूम में बैठा था, मेकअप रूम में, तो इनकी शूटिंग भी चल रही थी किसी फिल्म की। तो मेरे रूम में आए, पता नहीं क्यों आया, याद नहीं। मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है आपका, कुछ काम वाम ठीक चल रहा है? चुप, जवाब नहीं दिया। फिर जो मैंने पूछा कैसा है, कहेंगे देखो अभी तक तो ठीक नहीं है, अब जंजीर फिल्म बन रही है, देखो इसमें कुछ हो जाए, शायद तो हो जाए। तो वही बात हुई, जंजीर से वो चढ़े ऊपर। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ। और अब तो कितना पता ही नहीं कहाँ है, ऊपर ही है, ऊपर है। अच्छा। तो ये इनके संग ऐसा हुआ। और अच्छा, शोले में आपके काम करने का अनुभव कैसा था? जब फिल्म बन रही थी, आपने उसमें अभिनय किया, तो तब लगता था क्या कि ये ऐसी एक ऐतिहासिक फिल्म बन जाएगी? बिल्कुल नहीं लगता था। तो लोग कहते थे 5-6 दिन से ज्यादा चलेगी नहीं है। तो जब ऐसा हुआ, मुझे तो ये फिल्म इत्तेफाक से मिली। कैसे? कि मैं उस वक्त कर रहा था देवानंद के संग एक फिल्म, वो माउंट एवरेस्ट के पास जाना था। अच्छा। तो उसको मैं वादा किया होता इनको, देवानंद, इसको ना इनको रमेश सिप्पी को डेटें दी हुई थी। तो बीच में देवानंद की फिल्म आ गई, कहेंगे करो, करना ही होगा तुमको, ये है वो। मैंने कहा मैंने उसको डेट दी है, कहेंगे हम छुड़वा लेंगे डेट रोब में। मैंने कहा छुड़वाओ, तो मैं तो छुड़वाने वाला काम नहीं करूंगा, मैं तो वही करूंगा सिप्पी के, क्योंकि मैंने वादा किया हुआ भेज दे। उनका हम देख लेंगे, हम पूछ लेंगे उससे, हम छुट्टी। तो कब पूछोगे? भाई कल पूछ लेते हैं। तो दूसरे दिन मैंने देवानंद से बात की, भाई क्या हुआ? कहेंगे भाई वो तो छोड़ता नहीं है वो। अगर सिप्पी साहब छोड़ते नहीं है मुझको और दोनों फिल्मों का क्लैश होता है, वो फिल्म का नाम था इश्क 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 इश्क, देवानंद की फिल्म, और इसका नाम था शोले। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आजकल अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं वरिष्ठ अभिनेता A.K. हंगल। आज आपने सुनी इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। विविध भारती की ओर से इसे आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।